साल 2007 इंडिया के लगभग सभी घरों में सैमसंग टेलीविजन के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लेकिन जल्द ही स्मार्टफोन मार्केट उभरना शुरू हुआ, जिससे बाकी कंपनी तेजी से अपने फोन से इंडिया में लॉन्च करने लगी। लेकिन सैमसंग ने ये गलती नहीं की, उसने इंतजार किया और 2009 में लॉन्च की सैमसंग गैलेक्सी सीरीज। इस सीरीज के फोन से बड़ी एमओएलईडी डिस्प्ले, बेटर बैटरी लाइफ और एंड्रॉइड बेस्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ने लोगों को इतनी तेजी से अट्रैक्ट किया कि 2014 तक सैमसंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का किंग बन गया। लेकिन 2025 आते आते जो ब्रांड कभी लोगों की डिफॉल्ट चॉइस हुआ करता था, आज मार्केट में भी अपनी जगह बनाने के लिए बाकी कंपनीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। जब स्मार्टफोन मार्केट की शुरुआत हो रही थी तो फोन्स आज के जितनी स्मूथ नहीं थे। टच स्क्रीन काफी लैगी था, ऐप से क्रैश हो जाते और पूरा यूजर एक्सपीरियंस अधूरा सा लगता था। यहीं पर सैमसंग ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। जहां बाकी कंपनी जल्दी अपने फोन्स लॉन्च कर रहे थे, सैमसंग ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा समझा और फिर उतारा द रियल आईफोन किलर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज। Cinema quality entertainment that goes wherever you do. The Samsung Galaxy S. That's the wonder of Samsung. यह फोन सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी एक बड़ा डिफरेंस लेकर आया था, क्योंकि सैमसंग ने एंड्रॉइड के ऊपर अपना कस्टम इंटरफेस टचवी यूआई डाला था, जो उस समय के हिसाब से कहीं ज्यादा स्मूथ, कलरफुल और यूजर फ्रेंडली था। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, सैमसंग ने रियल क्वालिटी पर भी फोकस किया था। अब अगर इसे नोकिया से कंपेयर करें तो उस समय में नोकिया अपने स्मार्टफोन में सिम्बियन ओएस दे रहा था और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका ब्रांड नेम ही काफी है। लेकिन यह सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि सिर्फ ब्रांड नेम से ही काम नहीं चलता और सैमसंग ये बात पहले से समझ चुका था। इसीलिए उन्होंने इंश्योर किया कि फोन सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि यूज करने में भी टॉप क्लास हो। स्मार्टफोन से पहले सैमसंग को इंडिया में लोग टीवीज और होम अप्लायंस के लिए जानते थे। हार्डवेयर इनोवेशन, एलसीडी टेक्नोलॉजी और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी उनकी पकड़ पहले से मजबूत थी, जिसे सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च के समय बहुत अच्छे से यूज किया। मार्केट में पहले आना कई बार काफी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इंडिया का पहला स्मार्टफोन HTC ड्रीम था, जो साल 2008 में एंड्रॉइड ओएस के साथ आया था और सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S सीरीज 2010 में लॉन्च किया। पूरे 2 साल लेट होने के बाद भी सैमसंग ने ही एंड्रॉइड को इंडिया में मेन स्ट्रीम बनाया था। 2011 आते आते एप्पल को बीट कर सैमसंग ने 300 मिलियन से ज्यादा फोन्स बेच दिए और गैलेक्सी S2 उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना। एप्पल को पीछे छोड़ना सैमसंग के लिए कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था। जहां एप्पल सिर्फ प्रीमियम मॉडल पर फोकस कर रहा था, वहीं सैमसंग ने ज्यादा फीचर्स कम प्राइस में देना शुरू किया, जैसे बड़ी स्क्रीन, डुअल सिम सपोर्ट और ज्यादा बैटरी लाइफ, जो एप्पल में उस वक्त नहीं थे। साथ ही सैमसंग ने एमओएलईडी डिस्प्ले और वाटर रेजिस्टेंस फोन्स जैसी इनोवेशन भी लानी शुरू की। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था रिटेल प्रेजेंस। सैमसंग सिर्फ मेट्रो सिटी तक ही नहीं बल्कि छोटे शहरों की दुकानों तक पहुंच गया था और 2014 तक सैमसंग ने 60 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में बेच दिए। अब लोग सिर्फ फोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जो फोटोज ले, वीडियो चलाए और ऐप स्मूथली रन करे, और सैमसंग ने इन डिमांड्स को पूरा करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन बना ली। टेक मार्केट में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, गैप्स हमेशा रहती है और जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो उन गैप्स को फिल कर देती हैं। सैमसंग का दबदबा कायम था, लेकिन Xiaomi ने इंडिया में ऐसे फोन्स लॉन्च किए जो ऑलमोस्ट सैमसंग के जितने पावरफुल थे, लेकिन आधे कीमत पर फ्लैश सेल्स, ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रेटजी और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। MI3, Redmi Note जैसे फोन्स ने एक अपनी नई फैन बेस खड़ी कर दी। वैल्यू फॉर मनी फोन्स चाहने वालों के लिए अब Xiaomi एक भरोसा बन गया और इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि सिर्फ 4 साल में ही इसने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। 2018 में Xiaomi का मार्केट शेयर 28.9% था, जबकि सैमसंग का गिरकर 22.4% रह गया।
जितने साल में सैमसंग राजा बना था उतने ही साल में Xiaomi ने उसका ताज छीन लिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अब मार्केट में Vivo एंड Oppo भी आ चुके थे, जो अपने अग्रेसिव मार्केटिंग एंड लोकल रिटेलर के साथ छोटे शहरों के ऑफलाइन बायर्स को टारगेट करना शुरू किया। एक तरफ एप्पल प्रीमियम सेगमेंट में था, दूसरी तरफ ब्रांड्स बजट सेगमेंट पर कब्जा कर रहे थे और बीच में फंसा था सैमसंग। ना एप्पल के जितना प्रीमियम और ना चाइनीज ब्रांड्स के जितना सस्ता। सैमसंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी अब चाइनीज फोन से कम्पिटिट नहीं कर पा रही थी। इस गैप्स को भरने के लिए उन्होंने गैलेक्सी M सीरीज जैसी मिड रेंज लाइनअप निकाली, लेकिन यह कोशिश भी उनका खोया हुआ मार्केट शेयर वापस नहीं दिला पाई। मार्केटिंग में भी सैमसंग पीछे नहीं था, लेकिन उनका अप्रोच ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने में फेल हो गया। Xiaomi, Vivo एंड Oppo ने बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट प्लेयर्स को अपने एड्स को दिखाकर इंडियन ऑडियंस के साथ गहरा इमोशनल ब्रांड बना लिया, लेकिन सैमसंग इनोवेशन के बावजूद ऐसे कनेक्शन नहीं बना पाया। सैमसंग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिड रेंज सेगमेंट में हो रही थी, क्योंकि Redmi Note सीरीज 15,000 में अवेलेबल थी, वहीं सैमसंग के 20,000 के फोन्स को आसानी से बीट कर पा रही थी। Xiaomi और Realme ने ऑनलाइन सेल्स के विचार को पूरा गेम बदल दिया और सैमसंग इस रेस में पीछे छूट गया। चाहे इनोवेशन हो या हैवी मार्केटिंग, सैमसंग ने हर जगह पैसा लगाया, लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाया। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज ने इसे जल्दी समझ लिया और अपने एड्स, ब्रांडिंग और मैसेजिंग को प्योर लोकल टेस्ट में ढाल दिया। सैमसंग की कहानी एक टेल है ऑफ इनोवेशन, ब्रांडिंग और मिस अपॉर्चुनिटी की। कभी जो इंडिया का स्मार्टफोन किंग था, आज वही सैमसंग, Xiaomi, Oppo और Realme जैसे ब्रांड से कंपटीशन कर रहा है। टेक मार्केट में टॉप पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन टॉप पर टिके रहना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर ब्रांड से रिप्लेसेबल है, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो।